नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झूठी खबरें छपवाकर आमदार चषक दहीहंडी के आयोजकों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचकर कांग्रेसी नेता दे रहे हैं हीनता का परिचय। दहेज की कुप्रथा पर चढ़ी फिर एक युवती, पति द्वारा हो रही प्रताड़ना के बाद खुद को किया मौत के हवाले। उरण तालुका तहसील कार्यालय पर स्थानीय घर एवं जमीन बचाओ समिति ने निकाला मोर्चा। और पनवेल रेलवे स्टेशन पर यातायात विभाग द्वारा की गई नई पहल, यात्रियों को मिल रही है अच्छी सुविधा। पनवेल रेलवे स्टेशन से रिक्शा में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यातायात विभाग द्वारा एक पहल की गई है। यात्रियों की समस्या को देखते हुए पनवेल रेलवे स्टेशन पर कतार में यात्रियों को रिक्शा में बैठने का सिस्टम लागू किया है। यातायात विभाग द्वारा की गई इस पहल का यात्रियों ने स्वागत किया है। रिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से टैरिफ कार्ड के अलावा ज्यादा किराया वसूला जा रहा था, जिसके लिए कई बार रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों द्वारा आंदोलन भी किए गए। हालांकि इन आंदोलनों के बाद कुछ रिक्शा चालकों ने टैरिफ अनुसार किराया वसूलना शुरू कर दिया, तो कुछ रिक्शा चालक टैरिफ कार्ड को दरकिनार कर अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि पनवेल रेलवे स्टेशन से रिक्शा से यात्रा करने वाले यात्रियों को किराए से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ से यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना था कि रिक्शा चालक एक तो दूर की सफारी करना पसंद करते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्टेशन से निकलने वाली रिक्शा मीटर के हिसाब से चलाई जाती है, मगर गंतव्य तक पहुंचने पर यात्री से ज्यादा किराया वसूला जाता है। मी साईनगरला राहते, तर साईनगरला कोणाच यायला मागत नाही आणि त्याच्यामध्ये खूप पैसे घेतात। म्हणजे जवळजवळ रात्रीची येते ना, कधी कधी मला 11 11:30 होतात, तर ते लोक 80-100 रुपये वगैरे सांगतात आणि इथून कोणीच यायला मागत नाही। 50-60 रुपये तरी घेतातच। म्हणजे असं सिंगल सीट जरी असली तरी सुद्धा 50-60 रुपये घेतात। मीटर बघू तर किती दिवस चालतात, कारण का कधी कधी काय होतं माहिती, इथे मीटर टाकतात आणि पुढे जाऊन ते लोक म्हणतात की नाही तुम्हाला एवढंच द्यावे लागते। आखिरकार इस बात की शिकायत यातायात विभाग से की गई और शेयर रिक्शा के अनुसार किराया लेने की मांग की। लोगों की मांग के मुताबिक पनवेल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कतार में रिक्शा में बैठने का सिस्टम लागू कर दिया गया। यातायात विभाग द्वारा की गई इस पहल का जनता ने स्वागत किया है। कसं वाटतंय तुम्हाला आज रेल्वेसाठी? लाईनमुळे सामान्य लोकांना रिक्षा मिळते आता, नाही तर रिक्षावाले लांबचीच गाडी पकडत होते आता। इस विषय पर यातायात विभाग के आला अधिकारी श्री सोंडे ने हमारे प्रतिनिधि से बात की। नागरिकांचं अभिनंदन आम्ही जी योजना राबवली त्याला फार प्रामुख्याने लोकल 10 ते 15 मिनिटांनी लोकल येते आहे। घोषणा केलेली आहे पुढच्या कालावधीमध्ये दर 3 ते 4 मिनिटांनी एक लोकल सोडणार आहे। ते पाहता आतापासून शिस्त लावणे, एक रांग असणे आवश्यक आहे। म्हणून आमची पनवेल वाहतूक शाखेने काही योजना कार्यान्वित केली, त्याचा एक भाग आहे की शिस्त असणे, थोडीशी रांगा असणे रिक्षांची आणि प्रवाशांची असणे आवश्यक आहे। त्या दृष्टीने मागच्या महिनाभरापासून करतोय आम्ही प्रयत्न। समाधान वाटते की बऱ्यापैकी यश मिळते। त्याच्यामध्ये 2 कारणं आहेत, एक शिस्त पण आहे, त्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक प्रवाशावरती एखादा संशयित मिळतोय का, भेटतोय का, याच्यावर लक्ष ठेवणे पण जास्त सोयीचं होतं। कोणी बेवारसी बॅग ठेवून जात नाही ना, आणि जे मोटर व्हेकलचे आमचे जे नियम आहेत, जे कायदे आहेत, ते धाब्यावर पण बसून जात नाही, याच्यावर देखील आम्हाला बऱ्यापैकी लक्ष ठेवतं आहे। कुल मिला के यातायात विभाग द्वारा की गई इस पहल से यात्रियों को काफी हद तक संतोष मिला है और इस कार्यवाही से रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य तक सफर करने वाले यात्रियों तथा रिक्शा चालकों में एक अनुशासन देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन विजय खुटले के साथ कर्नाला टीवी के लिए चेतना वावेकर। उरण तालुका अंतर्गत बोरीपाकड़ी, केगांव, रानवट, म्हातवली एवं नागांव आदि गांव के नागरिकों को सेफ्टी जोन के तहत मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा 31 दिसंबर तक घर खाली करने के निर्देश दिए गए। इस अन्याय के खिलाफ स्थानीय घर एवं जमीन बचाओ समिति उरण द्वारा मंगलवार को उरण तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के लिए सर्वदलीय नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। आज के भ्रष्ट कांग्रेस के राज में हर कोई घुट घुट कर जी रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसे उखाड़ फेंकने के लिए अन्ना हजारे जैसे समाजसेवी को आमरण अनशन करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और महंगाई का राक्षस एक तरफ आम आदमी को जीने नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के काले कार्यकाल में अब अदालत ने भी किसानों को अपने मकान खाली कराने का फरमान जारी किया है। हम बात कर रहे हैं उरण तालुका अंतर्गत बोरी पाखाड़ी, केगांव, रानवड़, म्हातवली और नागांव आदि गाँवों की। इन गाँवों के नागरिकों को
गांव छोड़ने के आदेश मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। बताया जाता है कि सागरी सुरक्षा के मद्देनजर इन गांवों को विस्थापित करने की मांग सरकार द्वारा न्यायालय को की गई थी, जिसके मुताबिक मुंबई उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई 2011 को उपरोक्त गांवों को घर और जमीनें खाली कराने का फरमान जारी किया था। मुंबई उच्च न्यायालय के इस फैसले से स्थानीय नागरिकों में काफी असंतोष देखने को मिला और इसी असंतोष के चलते मंगलवार को स्थानीय घर एवं जमीन बचाओ समिति द्वारा उरण तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चा में विधायक विवेक पाटिल, प्रशांत ठाकुर, कॉमरेड भूषण पाटिल, जिला परिषद के वित्त एवं निर्माण सभापति मनोहर भोईर, राष्ट्रवादी के नेता गोपाल पाटिल, प्रशांत पाटिल, कामगार नेता श्याम म्हात्रे, शिवसेना उपजिला प्रमुख नरेश राहलकर, पंचायत समिति के सभापति निकिता भोईर, उपनगराध्यक्ष नाहिदा ठाकुर आदि गणमान्यों सहित सर्वदलीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सेफ्टी जोन बाधित गाँवों के लिए हर प्रकार का संघर्ष किया जाएगा, चाहे वो न्यायालयीन लड़ाई हो, रास्ते पर उतरकर आंदोलन करना हो या फिर विधानसभा में इस प्रश्न को उपस्थित करना हो। हर मोर्चे पर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और बाधित गांवों के नागरिकों को न्याय दिलाया जाएगा। 84 साली झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये 12.5% न्याय देशाला प्रस्थापित करून मिळवून देण्याचा हक्क किंवा तो निर्णय उरणच्याच शेतकऱ्याने घेतला होता, हे देखील या ठिकाणी आपल्याला एसीजेडच्या लढ्याच्या विरुद्ध या विभागातला शेतकरी लढला। केंद्र सरकार आणि रिलायन्स सारखा मोठा भांडवलदार याच्या विरुद्ध शेतकरी लढला आणि एकजुटीच्या जोरावर इथं देखील आपला विजय झालेला आहे। 12.5%च्या विरुद्ध आपण लढलो आणि एकजुटीच्या जीवावर 12.5%चा लढा सुद्धा आपण जिंकलेला आहे आणि आता सेफ्टी झोनचा लढा सुद्धा आपण जिंकल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास करत असताना मी आपल्याला एवढंच सांगेन की आपल्याला संघटित होऊन लढायचं आहे। या लढ्यामध्ये आपण रस्त्यावर येणार आहोत। ॲडव्होकेट विजय पाटील यांनी सांगितलं की कोर्टाची लढाई लढू, त्या ठिकाणी प्रशासनाची लढाई लढू, रस्त्यावरची लढाई लढू आणि विजय पाटील मी तुम्हाला सांगू इच्छितो वैधानिक पातळीवर विधानसभेत देखील हा लढा आम्ही लढण्याचा राहणार नाही। येत्या डिसेंबर मध्ये होणाऱ्या नागपूर येथल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये याच्या संदर्भामध्ये अधिवेशनामध्ये सर्व पक्ष, जसा या ठिकाणी आपण सर्व पक्ष एकत्र आलेले आहोत, त्याच पद्धतीनं या विषयावर विधानसभेच्या 288 आमदारांचा पाठिंबा मिळवून त्या ठिकाणी सुद्धा हा निर्णय करायला भाग पाडू असा विश्वास या ठिकाणी। इस दौरान सर्वदलीय शिष्टमंडल ने तहसीलदार दिलीप वालंस को ज्ञापन दिया, जिसमें यह मांग की थी कि उपरोक्त गांवों को विस्थापित कर सुरक्षा दायरा बनाने के सरकार के फैसले को खारिज किया जाए और ग्रामवासियों को चिंता मुक्त किया जाए, अन्यथा प्रकल्प बाधित गांवों के नागरिक बड़े पैमाने पर रास्ते पर उतर आएंगे। कुल मिला के इस मोर्चा के जरिए सर्वदलीय नेता एवं कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि सेफ्टी जोन प्रकल्प बाधित गाँवों के नागरिक अब अपने अस्तित्व के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। उरण से कैमरा पर्सन रमेश थली के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। दहेज की कुप्रथा आज भी समाज से नहीं गई है। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग पुरानी प्रथा से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। समाज में आज भी लकीर के फकीर मौजूद है जो सिर्फ नाम के पढ़े लिखे हैं। इस खबर को देखने के बाद आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि पढ़े लिखे लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हैं जिसे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। हाल ही में रबाले MIDC स्थित दीघा गांव में दहेज के लिए एक युवती को आग के हवाले कर दिया गया था। आग की लपटें अभी बुझी ही नहीं थी कि उससे पहले एक और युवती दहेज रूपी दानव का निवाला बन गई। समाज में ऐसे पढ़े लिखे लोग और लालची प्रवृत्ति के लोग हैं जो बगैर दहेज के शादी के लिए तैयार नहीं होते और अगर शादी कर भी लेते हैं तो अपने ही विवाहिता को नरकीय जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। हम कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि यही हकीकत है। यह दर्दनाक घटना नेरुल में घटी है, जहां एक युवती अपने पति की प्रताड़ना झेलते झेलते जिंदगी से हार मान गई और उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ज्योति नामक 26 वर्षीय शिक्षित युवती ने विमल कुमार नाम के व्यक्ति से शादी रचाई थी। इन दोनों की शादी 1 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से पति विमल अपनी पत्नी को 5 लाख रुपए और कार के लिए सताने लगा, यहां तक कि उसने उसे जानवरों की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। विमल की हैवानियत से तंग आकर ज्योति ने इस मामले की शिकायत नेरुल पुलिस थाने में कर दी, मगर फिर भी विमल पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ज्योति बार बार की प्रताड़ना और जानवरों की तरह हो रही पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिर उसने मौत को गले लगा लेना बेहतर समझा। वो अपने ही घर में सीलिंग फैन में फंदा लगाकर झूल गई।
जहां से उसे दानव रूपी राक्षस से मुक्ति मिल गई। ज्योति नेरुल सेक्टर 20 में रहती थी। इस दुखद घटना के बाद अपने लाडली के गम से गमगीन पिता ने क्या कहा, जरा आप भी गौर फरमाइए। शादी होने के बाद मेरे दामाद द्वारा मेरे बच्चे 15 दिनों के शादी होने के 15 दिनों के बाद मेरे बच्ची को दामाद द्वारा मारपीट किया गया और उन्होंने ये कहा कि तेरे पिता ने मुझे 4 चक्का 4 व्हीलर नहीं दिया, जिसके चलते तुम 4 व्हीलर मांग के ला। मेरी बच्ची बोले मेरे पापा कर्ज लेके शादी किए हैं, अभी मेरे पापा 1 पैसा नहीं दे सकते हैं। इस पर इन्होंने उसको काफ़ी बोला मेरे मुंह लगाओगी, इस पर काफ़ी मारपीट। फिर पुनः बम्बई से जब देश अपना गांव गया, मेरे को सारी बात बताया। मैंने इस संबंध में कटिहार न्यायालय में, बिहार में कटिहार न्यायालय में इन्फॉर्मेटिव पिटीशन समर्पित किया, जो मैं इस थाने में भी प्रस्तुत किया हूँ। उसके बाद इसके पिताजी मेरे समधी, मेरे दामाद के पिताजी, मेरे समधी राम सेवक बाबू और 2-4-5 लोग आए मेरे घर पर और काफ़ी आरजू मिन्नत की कि बोले आइंदे से ऐसा नहीं कुछ होगा, आप जो है लड़की को विदा कर दो। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद लड़की बोली बाली के पापा आप मेरे ससुर फादर इन लॉ मेरे को कह रहे हैं कि आप आइंदे से मारपीट नहीं करेंगे या नहीं कुछ मांग करेंगे, हमको जाने दीजिए। इसके ऊपर वो आवश्यक कार्रवाई सोसाइटियल केस तो धारा 306 के तहत हुआ है। उन्होंने बोला आवश्यक कार्रवाई मैं करूँगा और आप निश्चिंत होकर जाओ, लड़की के साथ जो भी अन्याय हुआ है मैं न्याय करूँगा। तो मेरी बच्ची ने लगाया और चूँकि इसके साथ जो भी घटना घटी, मैं बिहार में रहता हूँ, यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, मेरी बच्ची के साथ जो घटना घटी थाने को बताया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर नेरुल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजकुमार चापेकर ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। ज्योति कुमारी विमल कुमार ताती नाम की एक महिला जिसकी उम्र 27 साल की है, जिसे 1 साल पहले ही शादी हुई थी, उसका पति उसको बहुत हरास करता था फिजिकली मेंटली। इसके लिए उसने 27/6/2011 को नेरुल पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी। उसके कंप्लेंट के मुताबिक CR नंबर 233/11 अंडर सेक्शन 498 323 405 406 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसमें उसको अरेस्ट किया गया था। लेकिन एक सुसंस्कारी लड़की और पति परमेश्वर मानने वाली ये लड़की थी, तो इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी ये कंप्लेंट करने के बाद अपने मैके नहीं गई, वो उसके साथ ही रह रही थी। जेल कोर्ट से छूटने के बाद भी इसने अब उसके पति ने उसके टॉर्चर चालू था, उसको बहुत बुरी तरह मारझोड़ करता था। इसकी मार की वजह से 5-6 बार वो हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट भी ली है, वो डॉक्टर ने भी वैसा ट्रीटमेंट दिया है। और ऐसा ये जब उसको असह्य हुआ तो उसने 20/8/2011 को सुबह खुद को हैंग करके सुसाइड कर लिया। दोनों एजुकेटेड है, लड़की एजुकेटेड है, सुसंस्कारी लड़की थी। उसका पति भी एजुकेटेड है, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर का काम करता था। इतना एजुकेटेड होने का वजह भी एक मेंटली विकृति रहती है, ये विकृति की वजह से ये उन्होंने किया है। पैसे की क्या जरूरत है, जिसका पगार इतना अच्छा है, जिसको पैसे की जरूरत नहीं, फिर भी उन मेंटल विकृति के तहत उसने उसको टॉर्चर किया। उनके लड़की के पिताजी खुद पुलिस इंस्पेक्टर है, वो आए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट लिखा है। उन्होंने यही कहा था कि जब लड़की ने कंप्लेंट किया तो हमने उसको बोला था कि वापस चले आओ, लेकिन लड़की नहीं आई। उनको बहुत बार उन्होंने समझाया था, लेकिन लड़की लड़की ने बोला मुझे इनके साथ ही रहना है, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगी। यही चक्कर में वो रहेगी, वो टॉर्चर सहन करती रहेगी। और मेरे ख्याल से उसको और 2-3 बहनें भी है, तो उनके शादी का भी उसने सोचा होगा। इसी कारण उसने ये सब टॉर्चर सहन किया और आखिर में टॉर्चर जब असह्य हो गया तो उसने सुसाइड किया। ज्योति BSc तक की पढ़ाई कर चुकी थी और ज्योति का पति फिजिक्स का प्रोफेसर है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या डिग्रियां हासिल कर लेने से ही आदमी की शान में इजाफा होता है, और अगर ऐसा होता भी है तो फिर शान में इजाफा होने के बाद इंसान क्यों हैवानियत पर उतर आता है? सवाल का जवाब हम ही को ढूंढना है, क्योंकि दहेज के खिलाफ कड़े कानून बनाने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए करनाला टीवी।
जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा. डी मार्ट
कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. पिछले कई दिनों से नवीन पनवेल सेक्टर 13 स्थित डॉल्फिन सोसाइटी के बाहर बिठाए गए कूड़ेदान में जमा हुआ कचरा सिडको द्वारा न उठाए जाने की वजह से सोसाइटी के बाहर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है. इन सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी समस्या नगराध्यक्ष संदीप पाटिल से बयां की, जिसके चलते मंगलवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल की अगुवाई में उपरोक्त सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सिडको के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी श्री मस्के को एक ज्ञापन सौंपा. अत्याधुनिक शहरों का निर्माण करने का दावा करने वाले सिडको की पोल कई बार खुल चुकी हैं, मगर सिडको हर बार आंखों पर चादर ओढ़े सोने का नाटक करती रही है. नवीन पनवेल सेक्टर 13 स्थित डॉल्फिन सोसाइटी के बाहर बिठाए गए कूड़ेदान के बारे में सिडको इस कदर लापरवाही बरत रही है कि यहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बन आई है. पिछले कई दिनों से इस कूड़ेदान में जमा हुआ कचरा सिडको द्वारा उठाए न जाने की वजह से डॉल्फिन सोसाइटी के बाहर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे यहाँ का परिसर डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है. कूड़ेदान से कचरा उठाने में सिडको द्वारा हो रही देरी की वजह से यहाँ के नागरिकों में काफी असंतोष है और इसी असंतोष के चलते नागरिकों ने सिडको को चेतावनी दी है कि अगर समय के रहते सिडको हरकत में नहीं आई तो स्थानीय रहिवासी आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे. डॉल्फिन बिल्डिंगच्या या कोपऱ्याला या ठिकाणी सर्व नवीन पनवेलचा कचरा आणून सिडकोच्या मार्फत वेगळा करून तिथे सुका कचरा व ओला कचरा वेगळा करून खतं बनवण्याचा या ठिकाणी सिडकोने एक प्रकल्प चालू केलेला आहे. या ठिकाणी गेले 3 दिवस कुठल्याही प्रकारचा कचरा सिडको मार्फत उचलून घेण्यात आलेला नव्हता. तरी या ठिकाणी आता मोठ्या प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य झालेलं आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोक आजारी पडत आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आजाराची मोठ्या प्रमाणात साथ देण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी सिडकोच्या मार्फत या ठिकाणी रहिवाशांच्याकडून एक लेटर घेऊन जाणार आहोत. या ठिकाणी एक मोर्चा म्हणजे घेऊन जाणार आहोत. तरी या ठिकाणी सिडकोने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लक्ष घालून या नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचे थांबवावे. या ठिकाणी मी स्वराज्य मित्र मंडळाचा संस्थापक अध्यक्ष या ठिकाणी विनंती करतो. मी डॉल्फिन हाऊसिंग सोसायटी सेक्रेटरी या नात्याने तुम्हाला सांगू इच्छितो की आज जो हा आपल्या सिडकोने कचरा टाकण्याचा जो प्रकार चालू केलेला आहे, गेले 3 दिवस कोणीही कचरा उचलला गेलेला नाही आणि त्याच्यामुळं एक मोठी दुर्गंधी या ठिकाणी झालेली आहे. आणि जो काय सिडको मार्फत जे काय प्रोजेक्ट एक कॉन्ट्रॅक्टर सिस्टीममध्ये खत प्रकल्पासाठी दिलेला आहे आणि तो कचरा इथे साठवून त्याच्यामधून ओला कचरा बाजूला केला जातो आणि तो तिथे चढवला जातो. त्याच्यावरती काही केमिकल प्रक्रिया करून आणि राहिलेला कचरा तो इथेच पडलेला असतो. त्याच्यामुळे कोणी उचलून जाऊन शकत नाही. तरी आम्ही इथे सर्व उभारलेल्या लोकांची आमची एक विनंती आहे एक सिडकोला की सिडकोने ह्याची त्वरित कारवाई करावी आणि लोकांना आरोग्यापासून निरोग्यापर्यंत न्यावं. जाधव, मी जर 95 मध्ये राहते. माझी रूम समोरच आहे कचरा कुंडीच्या. पहिली एकच रूम होती. ती कचरा गाडी येऊन पूर्ण कचरा घेऊन जायची. खालचा कचरा पण भरून न्यायचे ते लोक. सगळे आल्यापासून खालचा कचरा नंतर 10, 10:30 आणून ओततात आणि तो कचरा 2-3 दिवस तसाच पडलेला राहतो. त्याचा वास येतो. डॉल्फिन सोसाइटी के रहिवासियों की समस्याओं को देखकर नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, झेडपी सदस्य प्रज्योति म्हात्रे, खुद डॉल्फिन सोसाइटी के पदाधिकारी तथा स्वराज्य मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने पहल की और सिडको के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी श्री मस्के से मुलाकात कर उन्हें हकीकत से रूबरू कराया. जब श्री मस्के ने समस्या को जान लिया तब उन्होंने महज 2 दिनों में डॉल्फिन सोसाइटी के परिसर की स्वच्छता कर उसे कचरा मुक्त करने का आश्वासन दिया.
उम्मीद है कि सिडको अधिकारी मस्के के अपने आश्वासन पर खरे उतरे और डॉल्फिन सोसाइटी के रहवासियों को राहत दिलाए। कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ चेतना वावेकर की रिपोर्ट। झूठी खबरें छुपाकर लोगों को गुमराह करना कांग्रेसियों की फितरत बन चुकी है। जो घटना हुई ही ना हो, उस घटना के बारे में अफवाहें फैलाना कांग्रेसी अपना अधिकार ही समझ रहे हैं और इसी अधिकार के चलते उन्होंने शेका पक्ष द्वारा आयोजित आमदार चषक दही हंडी के आयोजकों को बदनाम करने के उद्देश्य से झूठी खबर छपवाकर अपने अंदर की हीनता का परिचय दिया है। पनवेल कांग्रेस का चेहरा माने जाने वाली समाचार पत्रिका दैनिक राम प्रहर को मानो शेका पक्ष से एलर्जी हो चुकी है। जो समाजोपयोगी कार्य शेका पक्ष द्वारा किए जाते हैं उनको प्रसिद्धि न देना समझा जा सकता है, मगर जो घटना हुई ही नहीं हो उस घटना के बारे में झूठी खबर छपवाकर लोगों को गुमराह करना और असमंजस में डालना राम प्रहरकारों का मानो पेशा बन चुका है। हालांकि पर्दे के पीछे से कौन तीर चला रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि शेका पक्ष पनवेल में जिस तरह से विकास कार्यों को अंजाम दे रहा है उससे शेका पक्ष की छवि समाज मन में परावर्तित होने लगी है और ऐसा अगर होता है तो भला कांग्रेसियों को मलाल क्यों न होगा। यही वजह है कि कांग्रेसियों ने शेका पक्ष को बदनाम करने की मुहिम छेड़ रखी है और वो हरदम मौके के इंतजार में रहते हैं। भले ही किस्मत उन्हें मौका ना दे, लेकिन राम प्रहर के माध्यम से झूठी खबर को सच बनाकर पेश करने में राम प्रहरकार माहिर हैं। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोमवार को हर तरफ दही हंडी की धूम मची हुई थी और हर तरफ जश्न का माहौल था। इसी जश्न के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पनवेल पुलिस ने आयोजकों को डीजे बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके मुताबिक सब जगह डीजे बंद करवा दिए गए। मगर केवल शेका पक्ष की दही हंडी को नफरत भरी निगाहों से देखने वाले कांग्रेसी नेता रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने राम प्रहर के माध्यम से यह खबर छपवाई कि शेका पक्ष की दही हंडी पुलिस ने फोड़ दी। झूठे वादे करना और लोगों को गुमराह करना इन नेताओं की फितरत बनी हुई है। यकीन न आए तो वडाला के यश गोविंदा दल का यह गोविंदा क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। आजच आम्ही रामशेठ ठाकूर यांच्या इथे गेलेलो। 3,33,000ची दही हंडी होती। 3,33,000ची दही हंडी होती। आम्हाला सांगण्यात आलं प्रथम तुम्ही 7 थर रचून तिथे आमच्या इथे तुम्ही त्या आयोजनामध्ये सहभाग व्हा। तुम्ही तिथे क्वालिफाय झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला 8 साठी संधी देऊ आणि तुम्हाला 1,11,000चं प्राइस देण्यात येईल। 3,33,000 हे सगळं मिळून असं बक्षीस आहे। त्यामुळे 3,33,000 ही पूर्ण बक्षिसाची रक्कम नाहीये, ती सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत चालत आलेली रक्कम आहे। त्यानंतर असं झालं की आम्ही 7 थर लावले, आम्हाला त्यांनी 10,000 रुपये दिले। आम्ही नंतर त्यांना 8 साठी बोललो तर ते म्हणाले आम्हाला की आम्ही 10,000 पुन्हा देतो, तुम्ही 8 थर लावा। आणि आमची अशी मोठ्या प्रकारे फसवणूक झालेली आहे आणि आम्ही तिथे हताश होऊन इथे आम्ही पुन्हा आलो आणि इथे आम्हाला न हताश होता आमच्या कार्यकर्त्यांना जोशपूर्ण सहकार्यपूर्ण भावनेत या संस्कार मंडळाने आपल्याला सहकार्य करून आम्ही इथे आमचं यश संपादन केलं, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो। इसी से पता चलता है कि कांग्रेसी नेताओं का असली चेहरा क्या है। रही बात शेका पक्ष द्वारा आयोजित किए गए आमदार चषक दही हंडी की, तो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश घड़ौले ने भी इस बात को माना है कि आमदार चषक दही हंडी पर किसी भी प्रकार की पुलिसी कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि आयोजकों द्वारा सभी नियमों का पालन किया गया है, लिहाजा उन पर कार्यवाही करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बेवजह शेका पक्ष की बदनामी कर कांग्रेसी नेता आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। भगवान गणेश जी कुछ ही दिनों में घर घर में विराजमान होंगे। ऐसे में उनके स्वागत के लिए एवं उनकी पूजा अर्चना करने के लिए उरण भेंडकर स्थित गावदेवी महिला मंडल द्वारा गौरी गणपति गाणी रामदास बोटीची कहानी इस VCD का विमोचन बुधवार को किया गया। बस चंद दिनों में गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है। ऐसे में भगवान गणेश जी का स्वागत करने के लिए गावदेवी महिला मंडल भेंडकल उरण द्वारा गौरी गणपति गाणी रामदास बोटीची कहानी इस पारंपरिक गानों के वीडियो CD का विमोचन बुधवार को सरपंच प्रियतमा भगत तथा सूर्यकांत ठाकुर के हाथों किया गया। इस अवसर पर विजया ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, काशीनाथ ठाकुर, BJ ठाकुर, RJ ठाकुर आदि गणमान्यों सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आइए देखते हैं गानों की कुछ झलकियां।
कोयना क्षत्रिय मराठा सेवा संघ धरना कैंप द्वारा मंगलवार को महिलाओं के लिए मंगला गौर के उपलक्ष्य में विभिन्न मनोरंजन पर कार्यक्रमों का आयोजन पनवेल स्थित वरिष्ठ नागरिक संघ सभागृह में किया गया था। श्रावण माह की शुरुआत होते ही महिलाओं को इंतजार होता है मंगला गौर का। मंगला गौर कार्यक्रम के बहाने सभी महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और अपने पारंपरिक त्योहार एक साथ मनाती हैं। इस कार्यक्रम में पारंपरिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर महिलाएं अपनी भावना एवं श्रद्धा मां गौरी के चरणों में समर्पित करती हैं और अपने पति के लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। कोयना क्षत्रिय मराठा सेवा संघ धरना कैंप द्वारा महिलाओं के लिए मंगला गौर के उपलक्ष्य में विभिन्न मनोरंजन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की विपक्षी नेता वैशाली दरेकर, शिवसेना नेता संजना घाड़ी आदि गणमान्यों को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर कोयना क्षत्रिय मराठा संघ की पदाधिकारी एवं महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में वैशाली दरेकर ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए स्त्री भ्रूण हत्या से जुड़ी बातों से उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया। स्त्रीची भ्रूण हत्या करू नका, स्त्री गर्भ जो आहे तो काढून टाकू नका। परंतु मला एक सांगावंसं वाटतं की आज कुठल्याही समाजाचा वगैरे असं न घेता बऱ्यापैकी सुशिक्षित समाजामध्ये जी लोक सुशिक्षित आहेत, ज्यांच्याकडे चांगल्या प्रकारे पैसे आहेत, सुख आहेत, ज्यांच्याकडे किंवा ऐशारामामध्ये जगतात, या लोकांकडे स्त्री भ्रूण हत्या होते। कारण त्यांना ते सुचतं ना, तिथे जाऊन सोनोग्राफी करणं ही काही साध्या गरीबाची कामं नाहीये। 10 आणि 12 रुपये घेतात लिंग ओळखण्यासाठी, लिंग परीक्षणासाठी ते 10 ते 12 रुपये घेतात। हे का गरीबाचं काम नाहीये। ज्यांच्या घरामध्ये पैसे चांगले कुळकुळतात ना, त्यांना ती सोंग करायची असतात की मुलगाच पाहिजे, मुलगी नको। त्यामुळे मला वाटतं की ह्या ज्या काही तुम्ही नाटिका वगैरे सादर करताय ना, हे उपक्रम ज्यांच्याकडे भरपूर पैसे आहेत ना, त्यांच्याकडे जाऊन करायला पाहिजे। कार्यक्रम के दौरान कुछ महिलाओं ने समाज प्रबोधन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थितों की वाहवाही लूटी। दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झूठी खबरें छपवाकर आमदार चषक दहीहंडी के आयोजकों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचकर कांग्रेसी नेता दे रहे हैं हीनता का परिचय। दहेज की कुप्रथा पर चढ़ी फिर एक युवती, पति द्वारा हो रही प्रताड़ना के बाद खुद को किया मौत के हवाले। उरण तालुका तहसील कार्यालय पर स्थानीय घर एवं जमीन बचाओ समिति ने निकाला मोर्चा। और पनवेल रेलवे स्टेशन पर यातायात विभाग द्वारा की गई नई पहल, यात्रियों को मिल रही है अच्छी सुविधा। आज के लिए बस उतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।